वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा अवेयरनेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के 21 जनवरी 2022 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। जैसा कि सीटेट की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया, तो इसमें बताया गया है कि अब पेपर ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन हो चुका है, जिसकी डेट 20 अगस्त को रखी गई है। तो चलिए हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करते हैं कि ये है हमारा CDP के 30 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर। तो आज हम इन्हीं को देखते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। तो हम स्टार्ट करते हैं CDP के क्वेश्चन पेपर से, क्योंकि हमारा जिसमें पहला दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1 से 30 तक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा C कहता है कि ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ऑप्शन नंबर हमारा D कहता है कि विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो इसका जो हमारा आंसर रहने वाला है वो है इसका पहला, यानी कि विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी ओर होता है। यानी कि यह कथन बिल्कुल सही है कि शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की ओर होता है। यह प्रोक्सिमेडिस्टल विकास का सिद्धांत है, जो कि विकास की दिशा का वर्णन करता है। इसका तात्पर्य है कि रीढ़ की हड्डी शरीर के बाहरी हिस्से से पहले विकसित होती है और उसके बाद बच्चे की भुजाएं हाथ से पहले तथा हाथ और पैरों का विकास उनकी उंगलियों से पहले होता है। तो यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर A। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो बच्चों में भाषा विकास सबसे पहले प्रभावित होता है। ऑप्शन A केवल आनुवंशिकता से, B केवल पर्यावरण से और C आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। और ऑप्शन नंबर D कहता है ना ही आनुवंशिकता से ना ही पर्यावरण से। तो इसका हमारा सटीक आंसर जो रहने वाला है वो होता है हमारा, मान लो सीटेट के एग्ज़ाम में अगर यहाँ केवल या नेगेटिव वर्ड आता है तो उसको ऑप्शन को हम बिल्कुल ही काट देंगे, यानी कि वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकते। ऐसे कि इसमें केवल आनुवंशिकता से, केवल पर्यावरण से, तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। और ऑप्शन नंबर C कहता है कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। तो यानी कि हमारा राइट आंसर जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर C। यह है हमारा राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो एक प्रगतिशील कक्षा में केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है। ऑप्शन नंबर B कहता है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। ऑप्शन नंबर C कहता है कि अंक उन्मुख होता है। और ऑप्शन नंबर D कहता है कि अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यानी कि जो प्रगतिशील शिक्षा है, तो ये अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करता है। यानी कि प्रगतिशील कक्षा में विभिन्न बुद्धि वाले बालकों को ध्यान में रखकर ही संचालित की जाती है, अर्थात इसमें किसी भी दृष्टि से कमज़ोर बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। तो इस हिसाब से हमारा जो इसका राइट आंसर बनता है तो वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B ये हमारा क्या राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है। तो इसका पहला जो हमारा सत्य है वो है प्रथापूर्ण चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना जिस चरण को दर्शाता है वो है हमारा प्रथापूर्व चरण। यानी कि जो नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने को दर्शाता है। इसमें कहा गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए जिन नियमों का पालन करना एवं प्रथापूर्व चरण को दर्शाता है।
नैतिकता इस रूढ़िपूर्ण अवस्था का पहला चरण है। या नैतिक सोच सजा से बंधी होती है। जैसे बच्चे यह मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो वे उन्हें दंडित करेंगे। तो इस तरह के जो प्रथा पूर्व चरण है जो हमारे नैतिक विकास के सिद्धांत के अंदर बताए गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा राइट आंसर बनता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके प्रयोग करने चाहिए जिसमें संकल्पों का प्रगतिकरण जटिलता से सरल की ओर हो, जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, जो विद्यार्थियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रूपी संस्कृति पैदा करे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमारा राइट आंसर वो है हमारा 3rd, यानी कि जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। इससे तात्पर्य यह है कि अधिगम संकल्पों को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके का प्रयोग करना चाहिए जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे, क्योंकि विभिन्न संकल्पों के मध्य संबंधों का सामंजस्य बनाने से अधिगम प्रक्रिया की सुसाध्यता बढ़ जाती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो इसमें कहा गया है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, यानी कि जो लेव वाइगोत्स्की उन्होंने किस चीज़ के ऊपर व्याख्या की है, आनुवंशिकता के विकास पर प्रभाव की, या संज्ञानात्मक विकास से सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान की, या सामाजिकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की, या अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव के। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान के। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की योगदान की व्याख्या करता है। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, विद्यालय, समाज एवं मित्रमंडली एवं परिवेश, तो वे भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि हमारे 6 आंसर जो क्वेश्चन नंबर है उसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापिका की यह क्रिया किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता का, जेंडर पक्षपात का, या जेंडर प्रासंगिक संबंधिता का, या जेंडर धमकी का। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वो है हमारा जेंडर पक्षपात का, यानी कि वो जो क्रिकेटर है वो लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव कर रहा है, यानी कि पक्षपात कर रहा है। यानी कि क्रिकेटर पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल कर रहा है और लड़कियों से नहीं, तो उसका यह व्यवहार जेंडर पक्षपात की क्रिया का उदाहरण है। संभवतः अध्यापक को ऐसा लगता है कि क्रिकेट लड़कों का खेल है और इसमें खेल को लड़कियों से अधिक रुचि रखते हैं। इस प्रकार अध्यापक जेंडर पक्षपात कर रहा है। यानी कि हमारा जो 7 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है कि बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, या ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को, या दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में अध्यापिका किसको सबसे ज़्यादा महत्व देगी? तो ज्ञान की सक्रिय संरचना एवं प्रक्रिया को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता। इसमें अध्यापिका बच्चों के ज्ञानपूर्ण संरचना प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। बात करते हैं आगे की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 9।
तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? तो पुस्तकें और पत्रिकाएं, निकटस्थ परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, अस्पताल के कर्मचारी। तो निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? तो अगर हम इसमें ऑप्शन अगर काटने की बात की है तो इससे कि हम क्वेश्चन को सरल बना सकते हैं। तो इसमें अगर हम पहले बात करें तो माता पिता का कार्यस्थल, इससे बच्चे का कोई लेना देना नहीं होता कि सामाजिकरण से कि माता पिता का कार्यस्थल क्या है। तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो हमारा कट जाता है। अब बचते हमारे पास 3, पुस्तकें और पत्रिकाएं। ये एक सामाजिकरण का उदाहरण तो है लेकिन प्राथमिक नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए भी कटता है। अब बचता है हमारा निकटस्थ परिवार और अस्पताल के कर्मचारी। तो हम अस्पताल के कर्मचारियों की बात करते तो इससे सामाजिकरण का एक उदाहरण तो है लेकिन प्राथमिक नहीं है, तो इससे हमारा ऑप्शन नंबर डी भी कटता है। अब बचता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा क्या है राइट आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? तो वो है हमारा निकटस्थ परिवार। तो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है बच्चा परिवार में जन्म लेने के साथ ही परिवार के लोगों के संपर्क में आ जाता है तथा परिवार में ही वह भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच घुल मिलकर रहने में उसमें सामाजिकरण का भाव पैदा होता है, इसलिए परिवार को सामाजिकरण की प्राथमिक पाठशाला माना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण में समरूप है? यानी कि जो मूर्त संक्रियात्मक ना जो उसकी उम्र बताई गई है वो कितनी है। जीन पियाजे ने जो सिद्धांत इन्होंने 4 स्टेज बताई है, मूर्त, अमूर्त, पूर्व संक्रियात्मक और संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्था हमारे इसमें बताई गई। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 का इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 7 से 11 साल, जिसमें संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप में बताया गया है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है और वस्तुओं तथा घटनाओं के बीच समानता तथा विभिन्नता सीखने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालक संख्या बोध, वर्गीकरण, अनुक्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यवस्थी के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। यानी कि 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा वस्तुओं के बीच विभिन्नता सीख जाता है। तो इसे कहा गया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करते हैं कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करें, बच्चों के सीखने के तरीक़ों से संबंधित ना हो, आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या रहने वाला है? तो बताइए कमेंट बॉक्स में। आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करते हैं कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं। तो आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना क्या करेंगे? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ही सम्मिलित करेंगे या बच्चों के सीखने के तरीक़ों से संबंधित ना हो ये करेंगे, या सभी विद्यार्थियों के लिए समान हो? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो रहना है आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। तो यानी कि हमारा 11th का जो आंसर है वो है हमारा डी। एक अध्यापक जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों एवं अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, वह अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेगा या करेंगी जो आकलन के अलग अलग तरीक़ों पर आधारित हो। ऐसा इसलिए कि कक्षा में बहुत से बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके समझने और सीखने की गति बहुत अधिक हो तथा कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी सीखने की गति धीमी हो। तो उन सबको देखते हुए उनके अलग अलग तरीके को ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से
कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? समस्या के समाधान हेतु स्तर पद दर पद निर्देश देना। गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाए तो उस समय संकेत और इशारे देना। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो लेव बाइस के सिद्धांत के अनुसार समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारा देना अध्यापक अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है, जिसमें बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण द्वारा ही मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत भिन्नताओं की आवश्यकता की कोई भूमिका नहीं होती। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा जो राइट आंसर वो रहेगा हमारा बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते थे बुद्धिमत्ता के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। बुद्धिमत्ता और बेहतर प्रदर्शन दोनों अलग अलग हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें तो जैसे किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि अच्छी हो किंतु किसी कारण से विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन ना कर पा रहा हो, तो जबकि सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक अपनी मेहनत के फलस्वरूप उससे अधिक योग्यता का प्रदर्शन करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्ष का बालिका यानी कि बालक चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रक्रिया निम्नलिखित किसका उदाहरण है? तो एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्ष की बालिका चकित होकर यह बोलती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया आत्मसात्करण या समावेशन का उदाहरण है। आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बालक या बालिका नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान की योजनाओं में शामिल कर लेता है, अर्थात बालक या बालिका नए ज्ञान को आत्मसात करने के पुराने स्कीमा में कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा आत्मसात्करण या फिर समावेशन। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 कहता है कि भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की को क्या सुझाते हैं? तो भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है या भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है या संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। तो भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की यह सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रियाओं में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव पड़ता है। भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो कि बालक के निकाय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट या मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ये ज़्यादातर क्वेश्चन कन्फ्यूज़न वाला है, इसमें कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादातर ही भूल जाते। तो क्वेश्चन नंबर 15 को आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें भाषा विचार को लेव वाइगोत्स्की के सुधार बताया, जिसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है?
अन्वेषण को प्रोत्साहित करके या अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा या लगातार अभ्यास और दोहराकर केवल अनुकरण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करने बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जो अपनी सृजनात्मकता क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मकता क्षमता का विकास होता है और वे नए नए तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। यानी कि बच्चों में सृजनात्मकता को अन्वेषण को प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? तो गुणज वैकल्य गति विषयक आवश्यकता से, दूसरों के प्रेरकों या इरादों को समझने से, प्रवाहित से या संगीत की योग्यता से, या गणितीय संकल्पों के अधिगम से, कठिनाई से। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा गुणज। बात करते हैं गुणज। गुणज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि गणित से, तो इससे हमारा जो हम सही आंसर की ओर पहुंच सकते हैं कि गणितीय संकल्पों के अधिगम के कठिनाइयों से। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गुणज वैकल्प धीरे सीधे तौर पर गणितीय संकल्पों के अधिगम से कठिनता से संबंधित है। गुणज किसी भी मात्रा या पूर्णांक का गुणनफल होता है। इसमें प्रभावित विद्यार्थी सामान्यतः गणितीय अंक समस्याओं से प्रभावित होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, जूम करके देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए? तो भेदभावात्मकता या अलगावत्मक या साम्यता पर आधारित या समानता पर आधारित। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009 के बात करते हैं दाखिले की। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि साम्यता पर आधारित। भेदभाव नहीं करेंगे, अलगाव नहीं करेंगे, समानता पर आधारित करेंगे तो कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा वीक होते, कुछ ऐसे होते, तो हम उसको सटीकता के देखें यानी कि सामान्यता को देखकर उसके आधार पर हम उसको दाखिला देंगे। तो इसका हमारा जो राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? शाब्दिक रूप से, मौखिक रूप से, दृश्य रूप से या बहुल रूप से? तो हमें एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सूचना को प्रत्येक तथा अधिकतम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में अधिकाधिक बच्चों तक सूचना पहुंच जाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो व्यावसायिक शिक्षा का, अलगावी शिक्षा का, या समावेशी शिक्षा का, या सम्मिलित एकीकृत शिक्षा का? तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसका जो मॉडल सुझाया गया वो सुझाया गया है हमारा समावेशी शिक्षा का। तो शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु समावेशी शिक्षा का मॉडल सुझाया गया। समावेशी शिक्षा एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है, अर्थात समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक बालिकाएं और मानसिक एवं शारीरिक रूप से बाधित बालिकाएं एवं बालिकाएं एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसको हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है कि अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया, हाँ ये सही बात है।
अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ और गलतियाँ अप्रासंगिक हैं, मान कह सकते हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण कारकों पर आधारित है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं होता। तो हमसे इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ और गलतियाँ अप्रासंगिक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियाँ और गलतियाँ अप्रासंगिक नहीं, ना कि प्रासंगिक हैं। मतलब इसका अप्रासंगिक की जगह क्या होना चाहिए था, प्रासंगिक। तो हमारा ऐसे हमारा राइट आंसर होता था। तो कथन नंबर जो 2 है वो हमारा गलत है। तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गलतियाँ होना स्वाभाविक है। त्रुटियाँ एवं गलतियाँ ही हमें शिक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करती हैं। तो इससे हमारा जो इसका जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें हमसे गलत पूछा गया। तो यही भी एक छोटी मोटी गलतियाँ होती है कि यहीं से हमारा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ गलती त्रुटियाँ और गलतियाँ क्या है, प्रासंगिक है, आपको भूल जाते हैं, प्रासंगिक पढ़ लेते, हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन नंबर होता है वो हमारा गलत हो जाता है, यानी कि 1 नंबर हमारा कट जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़िए गलत और सही को ज़रा आराम से देखिएगा, जिससे कि हमारा 1 नंबर बच जाए। एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हमारा फेल पास को कर देता है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है। तो बच्चे अधिगम के प्रति निष्प्रेरित हो जाएगा, अधिगम की गति से तेजी आ जाएगी, या बच्चे अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा, या बच्चों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो बच्चे को बारंबार यह बोलने की कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है, बच्चा अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा। तो बच्चों में यह हीन भावना आ जाएगी कि वह अमुक चीज़ को सीखने में असमर्थ है, तथा सीखने की प्रक्रिया में से वह दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमें बच्चों से कभी नहीं कहना चाहिए कि वह बच्चा अधिगम करने के योग्य है या नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनता है वो बनता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अधिगम के प्रति तो हो जाएगा, यानी कि वह हीन भावना से ग्रस्त हो जाएगा। अगर हम बच्चे से कहते रहेंगे कि ये सीखने के योग्य है या नहीं है, तो कभी भी बच्चों के सामने ये नहीं बोलना चाहिए सीखने के योग्य है या नहीं। तो इससे बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है। तो वह अपने आप को क्या समझता है कि मैं ऐसा वास्तव में भी नहीं कर पाऊँगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो उपकृत सामग्रियों के परंपरागत प्रयोग पर ध्यान देकर, समस्याओं को मानक प्रारूप में प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर या यथावत याद करके। इसमें मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूं, अगर हम कभी भी ऑप्शन को काटते थे या याद करके या केवल या ही, मतलब आपको यहाँ कहीं भी जिस तरह के वर्ड मिलते तो मान लीजिए कि वो आपका ऑप्शन बहुत ही गलत है, तो आपको वहाँ तुरंत काट सकते। जैसे आपसे जो ऑप्शन बचेंगे उससे हम सही आंसर तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि इसमें यह गया यथावत याद करती, यानी कि रटंत विद्या तो हमेशा क्या होता है, हमारा नेगेटिव आंसर होता है। तो हमसे कहा गया कि समस्या समाधान कौशलों को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समाधानों को वैकल्पिक तरीके से मानकर, ऑप्शन नंबर सी। तो समाधानों को वैकल्पिक तरीकों को मान के समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाया जा सकता है। किसी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं, अब तो अधिक विकल्प हो सकते हैं, मानकर ही समस्या समाधान करने की आवश्यकता होती है। बढ़ते हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है। संकेत, चित्र, मूर्त, सामग्री, चित्र, संकेत, मूर्त, सामग्री, या संकेत, मूर्त, सामग्री, चित्र, या मूर्त, सामग्री, चित्र, संकेत। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। पहले क्या आएगा, मूर्त आएगा, उसके बाद कोई सामग्री दिखाई जाएगी, सामग्री से हमारे क्या चित्र बनेगा, और चित्र से हमें क्या मिलेगा, संकेत मिलने वाला। तो इस तरह हमारा जो हमारा इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, यानी कि वह अधिगम जो समझने पर जोर दें। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए। प्रदर्शन अभिमुखी, स्पर्धात्मक या व्यक्तिपरक, अध्यापक प्रधान, या सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सहकारात्मक एवं सहयोगात्मक।
यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापक हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का सर्वाधिक उपयुक्त क्रम मूर्त सामग्री चित्र तथा संकेत से है। यानी कि जो वातावरण सहयोगात्मक होना चाहिए तो बच्चे सीखने के प्रति और अध्यापक सिखाने के प्रति समर्पित होते हैं। यानी कि दोनों ही बच्चे और अध्यापक एक दूसरे के प्रति समर्पित होते हैं सीखने को लेकर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 कहता है परीक्षा ही अधिगम का चरम लक्ष्य है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता को आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी कहता है हमारा अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। यानी अधिगम के संबंध में यह कथन सही है कि अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। निष्क्रिय अधिगम की सफलता में सबसे बड़ी बाधा होती है अधिगम की प्रक्रिया में सीखने के प्रति समर्पण का भाव होना आवश्यक है। तो बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27। तो 27 हमारा कहता है कि अधिगम के संबंध में अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया की महत्व पर बल देता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए कहता है कि पारस्परिक क्रियाओं का पुरस्कार और दंड का आनुवंशिकता अन्य जटिल शिक्षा शास्त्रीय उपागम का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए पारस्परिक क्रियाओं का। इसमें कहा गया है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं के महत्व पर बल देता है। सामाजिक संरचनात्मक विचार का यह मानना है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से युग्म है। तो आत्म परिशोध का बाहरी अभिप्रेरणा से, जिज्ञासा का आंतरिक अभिप्रेरणा से, निकट का पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा से और रुचि का बाहरी अभिप्रेरणा से। इसमें पूछा गया कि सही रूप से मिला युग्म है। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 का जिसका है हमारा जिज्ञासा का आंतरिक अभिप्रेरणा से। तो हमारा जो 28 का हमारा जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। रुचि का बाहरी से नहीं होगा, रुचि का आंतरिक से होगा, क्योंकि रुचि जो भी उत्पन्न होती है हमारे अंतर मन से होती है, ना कि हम बाहर को देख कर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29 कहता है कि विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। छात्र को केवल यथावत रूप से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। संकल्पों को वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात हो उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अध्यापक की व्याख्यान विधि पर ही सीमित रहना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 30 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। अभिप्रेरणा, संवेग, सामाजिक संबंध या शिक्षा शास्त्रीय उपागम। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें तो अधिगम सामाजिक संदर्भ, संवेग तथा शिक्षा शास्त्रीय उपागम आदि सभी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक है। ये सभी कारक अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका हमारा है सरकारी ऑप्शन, यानी कि ए, बी, सी और डी। तो आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।